हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। व्यूवर्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनकम टैक्स के एमसीक्यूज जो हैं 58 एमसीक्यूज जो हैं वो अभी अभी अपलोड किए हैं यूट्यूब पर। तो वो देख सकते हैं मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके। तो उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो उसमें जो एमसीक्यूज फॉर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट, जीआरएफ और हायर एजुकेशन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें वो देख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने एमसीक्यूज फॉर टीजीटी पीजीटी वाली प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। तकरीबन इस समय जो है 15,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो मैं अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ। और जो खासकर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की बनी हुई है प्लेलिस्ट। तो उसमें वो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, उससे आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन 59 है कि निवल वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए फिल द ब्लैंक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है कि चालू वर्ष एवं गत वर्ष के लिए वस्तुतः प्रदत्त नगर पालिका कर घटा दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थिति का निर्धारण करें। तो देखिए, आपको जो है इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, कभी कभी किसी कंपटीशन में 4 ऑप्शन भी आते हैं, किसी कंपटीशन में 5 भी आते हैं। तो जहां जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो सारे जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ई है वो इसमें करेक्ट है। ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है ना, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति। क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थिति जो है वो एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, पर यहां एक कानून के जरिए बनाया हुआ कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है, जिसे भी सामान्य व्यक्ति की तरह आय अर्जित करने तथा संपत्ति खरीदने का अधिकार है। तो क्वेश्चन 61 है कि आयकर विधान के अनुसार व्यक्ति शब्द में फिल द ब्लैंक सम्मिलित है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दी सभी सही है। कैसे? एक व्यक्ति भी शामिल है, एक हिंदू अविभाजित परिवार भी है। ठीक है, सॉरी अविभाजित है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो पूरा नाम होता है, और एक कंपनी भी होती है। ठीक है। तो इसमें देखिए डिटेल में भी आपको दे रखा है। ये मध्य प्रदेश पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। कि पहली बात तो एक अपने आप में क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा के अनुसार व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों में क्या क्या शामिल होता है। तो वो है आपकी 231। और इसमें देखिए, एक व्यक्ति, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक कंपनी, एक फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, स्थानीय निकाय, अन्य कृत्रिम व्यक्ति, वैधानिक व्यक्ति और एओपी। ठीक है, और बीओआई टू गेन प्रॉफिट। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 62 है कि जो एजुकेशन सेस ऑफ 3% इज पेएबल ऑन, 3% जो शिक्षा उपकर देय है, तो वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आयकर और अधिभार पर। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 63 कि किस विगत वर्ष में भारत में प्राप्त आय किस स्रोत के अंतर्गत कर योग्य है। ठीक है, देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट है। देखो, विगत वर्ष में भारत में प्राप्त की गई जो आय है वो हर प्रकार के निवासी जो होते हैं, जो साधारण निवासी हैं, असाधारण निवासी और गैर निवासी हैं, तीनों के लिए ही कर योग्य होती है। इसके अतिरिक्त यदि आय दुनिया में कहीं भी कमाई जाए, भारत में प्राप्त हो या भारत में कमाई जाए, कहीं भी प्राप्त हो, तो दोनों अवस्था में सभी करदाताओं को इन आय पर कर भुगतान करना होता है। ठीक है। क्वेश्चन 64, व्यक्ति को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, धारा 231। क्वेश्चन 65 कि हु इज लाइबल टू पे एनी टैक्स इज कॉल्ड, कर देने के लिए जो उत्तरदायी कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, असेसी, करदाता।
ठीक है। देखिए हिमाचल पीएससी पीजीटी में पूछा गया है ये क्वेश्चन 66 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन किसी कंपनी की इस निवासी स्थिति के बारे में सही कथन है। ठीक है, देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें आपका करेक्ट है। देखिए एनटीए नेट में आया था लास्ट ईयर 2019 में। ऑप्शन नंबर बी ये है कि किसी कंपनी को सामान्य निवासी नहीं के रूप में कभी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन 67 है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत किसी साझेदारी फर्म के साझेदार का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है, फर्म के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन 68 कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 आईबी के अंतर्गत किसी व्यक्ति या HUF, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे धारा 44 AB के अंतर्गत अपने खातों को अंकेक्षित कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो जो किसी निवासी को कोई किराया देने के लिए उत्तरदायी होते हैं वे किसी भूमि या भवन या दोनों के उपयोग के लिए आयकर की कटौती करेंगे यदि किराया ज्यादा हो। ठीक है, चलिए ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एक माह के लिए 50,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 आईबी कहती है कि किसी व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे धारा 44 AB के अंतर्गत अपने खातों को अंकेक्षित कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो किसी निवासी को कोई किराया देने के लिए उत्तरदायी होते हैं वे किसी भूमि या भवन या दोनों के उपयोग के लिए आयकर की कटौती करेंगे यदि किराया एक माह के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा हो। क्वेश्चन 69, एक विदेशी व्यक्ति को अन्य विदेशी व्यक्ति दिल्ली स्थित संपत्ति से किराए द्वारा होने वाली आय कहां कर योग्य होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें कि वो होगी साधारण निवासी, ठीक है, और असाधारण निवासी और निवासी। ठीक है, क्वेश्चन 70, एक व्यक्ति नागरिक जो रोजगार हेतु विदेश चला जाता है तो उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम कितने दिन ठहरना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी जो मैंने डिस्कस किए थे एमसीक्यूज क्वेश्चन लास्ट वीक, तो ये क्वेश्चन उसमें भी कई बार रिपीट हुआ था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 182 दिन। ठीक है, क्वेश्चन 71 कि इंग्लैंड में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित है तो कर योग्य है। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, मतलब ए और बी दोनों, वो निवासी भी होगा और वो असाधारण निवासी भी। ठीक है, क्वेश्चन 72 कि भारतीय नागरिक को भारत के बाहर भारत सरकार द्वारा देह वेतन पर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि भारत में कर लगेगा। ठीक है, देखिए कोई भी भारतीय नागरिक को भारत के बाहर भारत सरकार द्वारा देह वेतन पर भारत में ही कर लगाया जाता है, दूसरी स्थिति में स्रोत पर ही कर काट लिया जाता है। ठीक है, मतलब ये कि आय का अगर अर्जन भारत में हो रहा है इसलिए कर की कटौती भी भारत में ही की जाएगी, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 73 है कि श्री पवन का जन्म 18 अप्रैल 1986 को भारत में हुआ तथा उन्होंने यूएसए की नागरिकता ले ली। ना तो उनके माता पिता तथा ना ही उनके दादा का जन्म अविभाजित परिवार में हुआ था, तो इस स्थिति में श्री पवन को कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो उन्हें भारतीय मूल के व्यक्ति कहा जाएगा, ना भारत का नागरिक कहा जाएगा और ना ही विदेशी कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि श्री पवन का जन्म 18 अप्रैल 1986 को भारत में हुआ था, बाद में उन्होंने यूएसए की नागरिकता ले ली, तो ना तो उनके माता पिता थे ना उनके दादा का जन्म अविभाजित परिवार में हुआ था, तो ऐसी स्थिति में यह निर्णय नहीं लिया जा सकता कि श्री पवन की निवासीय स्थिति क्या होगी, क्योंकि यह तथ्य पूर्ण सूचना प्रदान नहीं कर रहा है। क्वेश्चन 74, करदाता की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष, तो ऑप्शन ए बदल सकती है। ठीक है, क्वेश्चन 75
कि ए के झा का जन्म भारत में 18 अप्रैल 1986 को जन्म हुआ तथा बाद में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नागरिकता ले ली। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, तो उनके ना तो माता पिता और ना ही दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ, तो ऐसी स्थिति में ए के झा होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, ऐसी स्थिति में ए के झा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, भारतीय मूल का व्यक्ति। ठीक है, चलिए इसमें देखिए एक स्थिति समझ लीजिए ध्यान से कि ए के झा का जन्म भारत में 18 अप्रैल 1986 को हुआ और बाद में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करी। ठीक है, तो ना तो उनके माता पिता और ना उनके दादा दादी का जन्म अविभाजित परिवार में हुआ था, तो ऐसी स्थिति में ए के झा की जो निवासीय स्थिति है वो भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में होगी, क्योंकि भारतीय मूल के व्यक्ति वे होते हैं जिनके माता पिता या दादा दादी किसी कारणवश भारत आए हों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 76 कि एक व्यक्ति किसी गत वर्ष में निवासी है, तो अगले गत वर्ष में होगा, तो ऑप्शन डी, तीनों में से कोई एक, या तो वो असाधारण निवासी होगा या अनिवासी होगा या निवासी होगा। क्वेश्चन 77 भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय किस श्रेणी के करदाता के लिए कर योग्य है? ऑप्शन ए, सभी करदाताओं के लिए। क्वेश्चन 78 की एक भारतीय व्यक्ति जो रोजगार हेतु विदेश चला जाता है उसे भारत में निवासी होने के लिए कम से कम कितने दिन ठहरना होगा? तो ऑप्शन ए 182 दिन। क्वेश्चन 79 की एक व्यक्ति जो आधार शर्त तथा एक अतिरिक्त शर्त को पूरी करता है तो वो होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, असाधारण निवासी। क्वेश्चन 80 की एक भारतीय नागरिक जो कि रोजगार हेतु विदेश जाता है तो निवासी होने के लिए भारत में कम से कम कितने दिन ठहरना होगा? तो यहां भी 182 दिन है। देखिए क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन रिपीट है तो आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। क्वेश्चन 81 की भारत में असाधारण निवासी कौन हो सकता है? तो ऑप्शन सी, हिंदू अविभाजित परिवार। क्वेश्चन 82 कि करदाता की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष, अभी आया था, ऑप्शन ए बदल सकती है। क्वेश्चन 83 की भारत में उपार्जित आय कर योग्य है? ऑप्शन ए, सभी करदाताओं के लिए। क्वेश्चन 84 आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एक भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में है गत वर्ष में भारत आता है तो वह निवासीय स्तर प्राप्त कर सकता है यदि भारत में रह रहा हो, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 182 दिन। क्वेश्चन 85 भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी कंपनी में लाभांश प्राप्त करने पर कर निर्धारण वर्ष 2005-6 में कर दायित्व होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कर भारत में निवासी को चुकाना होगा। क्वेश्चन 86 की एक कंपनी हो सकती है, तो ऑप्शन ए, भारत में निवासी। क्वेश्चन 87 एक व्यक्ति जो अमेरिका में रहता है पहली बार 1 मार्च 1999 को भारत आया तथा 20 फरवरी 2020 को अमेरिका वापस चला गया, कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 के लिए कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, असाधारण निवासी। क्वेश्चन 88 हिंडाल्को से प्राप्त लाभांश कर योग्य होगा, ऑप्शन नंबर से, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निवास के स्थान पर करदाताओं को विभाजित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी, 3 श्रेणी में, है ना। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस टॉपिक का कि पाकिस्तान की कृषि आय जिसके लिए कर योग्य है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, निवासी। तो ये व्यूअर्स पार्ट 2 था, तो इससे आगे क्वेश्चन जो है मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।